जीपीयू के बारे में इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो जीपीयू का पूरा नाम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। आप जरा ध्यान दो क्लास में, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हमने आपको बताया था कि एक ऐसी प्रोसेसिंग चिप जो क्या करे, जो ग्राफिकल डेटा को ध्यान से सुनो, डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या है, डेडिकेटेड हो। ध्यान समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि अगर आपकी जो चिप है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेडिकेटेड है, देन इट इज नोन एज जीपीयू। तो इसे क्या कहा जाएगा, जीपीयू कहा जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत है? चलिए अगर हम बात करें, इसको आगे समझना है कि भाई इसके प्रकार है। इसके प्रकार दो बताए थे हमने आपको, कौन कौन से। नंबर एक है आपका डेडिकेटेड और नंबर दो है आपका इंटीग्रेटेड। और अगर आपको ये समझना है तो हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कोर टेक्नोलॉजी। पहले हम किससे बात करेंगे, कोर टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। ठीक है, तो सवाल ये कि कोर टेक्नोलॉजी क्या है। मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर वास्तविकता में क्या है, कि माइक्रो प्रोसेसर वास्तविकता में क्या है, लाखों ट्रांजिस्टर वाली चिप है। ये तो आप समझ रहे हो कि माइक्रो प्रोसेसर वास्तविकता में, रियलिटी में क्या है, लाखों ट्रांजिस्टर वाली चिप है। और हमने आपसे कहा कि भाई एक इतना सा ट्रांजिस्टर होता है और इसमें क्या लाखों क्या है, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो कभी सोचो कि इतनी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टर कैसे लगेंगे, हाउ कैन इट पॉसिबल। क्या किया जाएगा, एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टर कैसे लगाएं, तो क्या करा जाए। क्योंकि हम ट्रांजिस्टर को कितना भी छोटा करने, एक लिमिट के बाद इतना छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब एक ऐसा समय आएगा जहां पर आपकी जो जगह है, जो स्पेस है, वो क्या पड़ने लगेगा, कम पड़ने लगेगा। तो हम करें क्या बताइए। तो फिर यहाँ फ्रेम में आती है कोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या आती है, कोर टेक्नोलॉजी। तो कोर टेक्नोलॉजी कहती है कि भाई कोई समस्या नहीं, जगह कम पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम लेयर्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। क्या क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, लेयर्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। कि भाई एक लेयर में ट्रांजिस्टर लगा दिए, फिर जगह नहीं बची तो दूसरी लेयर लगा दी, फिर जगह नहीं बची तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। इस तरह से हम क्या क्रिएट करने लगे, लेयर्स क्रिएट करने लगे। बात आई समझ में कि नहीं है? तो अगर हम तुमसे कहें कि भाई कोर टेक्नोलॉजी का अर्थ है कि भाई इतने सारे लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स को अगर हम किस में लगा रहे हैं, लेयर्स में लगा रहे हैं, then this layer is known as core। इन लेयर्स को क्या कहा जाएगा, कोर कहा जाएगा। बात आई कि नहीं, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे अमित जी। तो अगर हम तुमसे कहें कि कोर का अर्थ क्या है, कोर का अर्थ है लेयर। पर लेयर क्यों बनाई, क्योंकि कई हजारों लाखों ट्रांजिस्टर एक सिंपल सी छोटी सी चिप में लगाने थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम बेसिकली बात करें तो आपने, कोई आप में से अगर माइक्रो मोबाइल बारे में इंटरेस्टेड हो तो हम पढ़ते 10nm आर्किटेक्चर, 6nm आर्किटेक्चर, 3nm आर्किटेक्चर, इतना हुआ है नाम आपने। तुम में से किसी ने ये नाम सुना है, मोबाइल में इंटरेस्टेड हो तो कभी ये नाम सुने नहीं सुने। तो कभी कोई नया प्रोसेसर लॉन्च हो, तो उसकी स्पेसिफिकेशन लिख के आती है, और उस स्पेसिफिकेशन को देखना तो वहां इस शब्द का जिक्र मिलेगा कि दिस इज हाई टेक प्रोसेसर विच बेस्ड ऑन 3nm। ठीक है, 3nm आर्किटेक्चर, मतलब यहाँ एक लेयर कितनी एनएम की है, 3 नैनोमीटर की है। मतलब बिल्कुल पतली सी लेयर, और लेयर पतली तो नंबर ऑफ लेयर भी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। नंबर ऑफ लेयर ज्यादा हो सकती है मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा हो सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा हो सकते हैं मतलब माइक्रो प्रोसेसर पावरफुल हो सकता है। समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर कोर टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है, तो आप समझ लो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कोर का अर्थ किससे, कोर का अर्थ लेयर से है।
लेयर से है, कोर का अर्थ किससे है, लेयर से है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर्स को कई लेयर्स में लगाया जाता है, कई लेयर्स या फिर कोर में लगाया जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लगाया जाता है। और ये चीज तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए कि आखिरकार हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हम क्यों करना पड़ रहा है ये चीज। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हम वास्तविकता में क्या करते हैं, मल्टीपल लेयर। अब इसका फायदा क्या मिलता है, तो क्या हुआ, प्रत्येक कोर एक स्वतंत्र माइक्रो प्रोसेसर की तरह, एक स्वतंत्र माइक्रो प्रोसेसर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हर एक कोर एक इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट माइक्रो प्रोसेसर की तरह एक्ट करती है। बात आई समझ में कुछ आपको, नहीं आई? जो हम ये लाइन लिख रहे हैं कि हर एक कोर एक इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल माइक्रो प्रोसेसर की तरह एक्ट करेगी। तो इस शब्द का, इस लाइन का क्या अर्थ है, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ पा रहा है, नहीं बैठ रहा? चलो समझाते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि जरा एक सिंपल सा उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, अब मैंने इस चीजें लिखी, क्या लिखा, 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्या है कि ये दिखाता है स्पीड को, क्या बता रही है, स्पीड किसकी, इस प्रोसेसर की। ऑक्टा कोर मतलब 8 लेयर, कितनी लेयर, 8 लेयर। ऑक्टा कोर का अर्थ कितना है, 8 लेयर है। और 8 लेयर है तो हर एक लेयर क्या कह रही है कि भाई हम भी क्या है, एक अलग माइक्रो प्रोसेसर की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से मानो कि आपने एक प्लॉट लिया, उस प्लॉट में आपने 4 मंजिलें बनाई, तो हर एक मंजिल एक अलग घर की तरह बिहेव कर सकती है। आप देखते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सिटीज में आपको देखते हो, तो हर एक फ्लोर किसकी तरह एक्ट करता है, एक अलग घर की तरह एक्ट करता है कि नहीं करता? यहाँ पर लेकिन वो आवश्यकता पड़ने पर हमें लगता है कि नहीं भाई अब तो बेचेंगे, नीचे वाला हम इस्तेमाल करें, ऊपर वाला कोई और इस्तेमाल करे, हम बेच देते। तो वैसे यहाँ पर भी ये चीज है कि भाई अगर हमारा मूड है कि भाई नहीं हमारा प्रोसेसर किसकी तरह एक्ट करे, मल्टीपल काम कर पाए, तो P1 हमने पहले लेयर को दे दिया, P2 दूसरी लेयर को दे, P3 तीसरी लेयर को दे दिया, तो तुम्हारे क्या होंगे, अलग अलग प्रोसेस सेम टाइम पर रन हो पाएंगी। और इसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो एक चिप के अंदर ही, मतलब एक चिप लगा रहे हो लेकिन तुम फिर भी क्या कर पा रहे हो, पैरेलल प्रोसेसिंग कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ कोर टेक्नोलॉजी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हर एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या है, आपका एक अलग माइक्रो, मतलब हर एक कोर एक इंडिपेंडेंट माइक्रो प्रोसेसर की तरह एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप मल्टी प्रोसेसिंग कर पाओगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम क्या देखते हैं, इसका फायदा क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग संभव होगी। मल्टी प्रोसेसिंग सिंगल चिप के साथ संभव होगी, सिंगल चिप के साथ क्या होगी, संभव होगी। तो अगर हम तुमसे कहें कि भाई आपके पास क्या है, एक ही चिप है, एक ही माइक्रो प्रोसेसर है, फिर भी मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो कोर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, अब कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, इसी में बता दो थोड़ा सा ऊपर वाला इसमें बता दे। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या है, ड्यूअल कोर है, ड्यूअल कोर का मतलब 2 लेयर। मैं आपसे कहूं क्वाड कोर है, तो उसका मतलब 4 लेयर। अगर मैं आपसे कहूं हेक्सा कोर है, इसका मतलब 6 लेयर। अगर मैं आपसे कहूं ऑक्टा कोर है तो 8 लेयर। और अगर मैं आपसे कहूं डेका कोर है, इसका मतलब 10 लेयर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई आपत्ति है किसी भी प्रकार की आपको? तो आप सुनते हो कई बार ड्यूअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इवन जब फोन खरीदने जाते हो, आप कुछ पता हो या नहीं पता हो, फिर भी डब्बे में कम से कम स्पेसिफिकेशन तो पढ़ ही लेते हैं ना। प्रोसेसर कौन सा तो लिखा हुआ है 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर,
क्लियर है? दैट इज स्पीड एंड कोड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सवाल ये आता है कि भाई कोर टेक्नोलॉजी हमने पढ़ ली, इसके फायदा देख लिया, अब वो जीपीयू से कैसे जुड़ेगा? जीपीयू से कैसे जुड़ेगा बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डेडिकेटेड जीपीयू। इसके बारे में बात करेंगे, डेडिकेटेड जीपीयू। तो डेडिकेटेड जीपीयू कहता है कि भाई क्या है, ग्राफिकल डेटा के लिए, ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए लगाई गई अतिरिक्त चिप, लगाई गई अतिरिक्त चिप क्या है? डेडिकेटेड जीपीयू। देखो नाम में लिखा हुआ डेडिकेटेड, कि भाई जिस कार्य को करना है वही काम करेगी और कुछ नहीं करेगी, समर्पित है वो। तो अब हमने क्या बोला, ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगाई गई अतिरिक्त चिप, दैट इज डेडिकेटेड जीपीयू। कुछ बातें भी आपसे पूछेंगे इसी में, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, आप ध्यान से सुनना, इधर देखो, पहले एक चीज बताओ, यहां जाने से पहले मैं अगर आपसे कहूं कि जीपीयू हम क्यों लगा रहे थे, जीपीयू या मैथ को प्रोसेसर हम क्यों लगा रहे थे, क्या रीजन था? एग्जैक्ट, प्रोसेसर के ऊपर जो लोड पड़ रहा है उस लोड को थोड़ा सा हम कम कर सकें, हम सीपीयू के ऊपर लोड को घटाना चाह रहे थे, इसलिए तो हमने किया। अब जरा सपोज करो हमने ये किया होगा, हमने बोला कि आपके पास एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, कैसा प्रोसेसर है? ऑक्टा कोर प्रोसेसर। उस ऑक्टा कोर प्रोसेसर में कितने लेयर्स हैं? 8 लेयर्स हैं, 8 लेयर है। और हमने आपसे कह दिया काम करा जाए तो कैसा रहे कि इन 8 लेयर में से हमने बोला कि ये जो नीचे की 2 लेयर हैं ये किसकी तरह काम करें? जीपीयू की तरह कार्य करें। किसकी तरह कार्य करें? जीपीयू की तरह कार्य करें। बाकी 6 जो सीपीयू का काम कर रही थी वो तो करे ही करें, लेकिन बीच जो लास्ट की 2 है ना, अब वो सीपीयू का कार्य न करके क्या करें? जीपीयू का कार्य करें। तो अब यहाँ पर हमने क्या कोई अतिरिक्त चिप लगाई? नहीं लगाई, हमने तो सीपीयू में ही कुछ लेयर्स को किसका काम दे दिया? जीपीयू काम दे दिया। तो अब इसे क्या कहा जाएगा? इंटीग्रेटेड जीपीयू। अगर हमने इन 2 लेयर का इस्तेमाल कर लिया तो दैट इट इज इंटीग्रेटेड। तो अगर हम तुमसे कहें कि वास्तविकता में सीपीयू पर लोड कम होगा या नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। पर सुनो, मैंने कहा कि आपके पास 8 कोर वाला एक प्रोसेसर है, पहले वो पूरा काम कर रहा था अकेला। अब हमने ये कर दिया कि उसी में से 6 लेयर्स को बोले कि तुम सीपीयू काम देखोगे, 2 लेयर्स किसका काम देखेंगी? जीपीयू का काम देखेंगी। तो इससे क्या होगा? सीपीयू पे लोड कम हुआ? नहीं हुआ। आई वही सीपीयू रहा ना, कोई एडिशनल प्रोसेसिंग पावर मिली उसे? नहीं मिली, काम उसे करना ही पड़ रहा है। तो वास्तविकता में ये केवल और केवल एक तरह का क्या है? धोखा। ये इतना प्रभावशाली नहीं निकल के आता, ये लोड कम नहीं करेगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम दूसरा एग्जांपल समझाएं। किसी को ये चीज समझ में आई कि वास्तविकता में अगर हम सीपीयू की कोर को ही किसको दे दें? जीपीयू काम दे दें, तो वास्तविकता में एडिशनल प्रोसेसिंग पावर मिली ही नहीं। हमें एडिशनल चाहिए थी ना, वही नहीं मिली। हम तो क्या कर रहे हैं, बस घुमा के आपको बता रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और यही वजह होती है, हम आपको समझाएं, यही मेन रीजन है कि जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हो उसके ऊपर लिखा होता है इंटीग्रेटेड जीपीयू। क्या लिखा होता है? इंटीग्रेटेड जीपीयू। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमें लगता है कि जीपीयू लगा हुआ है और हम बैठ जाते हैं रेंडरिंग करने, एनिमेशन बनाने। और जैसे हम रेंडरिंग करने या एनिमेशन बनाने जाएंगे तो क्या नोटिस करेंगे? कोई काम नहीं होता ढंग से, क्वालिटी ही नहीं मिलती, या आपका पीसी हीट कर जाता है। रीजन क्या है? कि अलग से प्रोसेसिंग के लिए चिप ही नहीं लगी। समझ में आई कि नहीं? अब जरा बताओ काम किसमें बेहतर होगा, डेडिकेटेड में या इंटीग्रेटेड में? इसमें बेहतर होगा डेडिकेटेड में। तो पहले अपन इंटीग्रेटेड लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, इसमें बात करेंगे इंटीग्रेटेड जीपीयू। तो अगर हम तुमसे कहें कि क्या कहा जाए कि भाई सीपीयू में ही कुछ कोर किसकी तरह एक्ट करें? जीपीयू का कार्य करें, जैसे क्या कहा जाएगा? इंटीग्रेटेड जीपीयू कहा जाएगा। देन इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड जीपीयू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई आपत्ति है किसी को? किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है आपको? कोई समस्या? तो ये पूरी कहानी किसकी? इंटीग्रेटेड जीपीयू की। अब तुम ही बताओ, अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि बताइए, सवाल लिख के पूछेंगे वो ज्यादा बेहतर है। चलिए तो देखो, डैश डैश की तुलना में अधिक प्रभावी तरीके से एनिमेशन व सीजीआई को रेंडर करेगा। चलिए, अगर ये मैंने दे दिया तो सवाल पढ़ के सीधे आंसर पे जंप मत करना, खुद को हिसाब से उसको पूछना खुद से सवाल की वो है क्या, जो लिखा है वो मत पढ़ना, ठीक है? अपने आप को सिंपलीफाई करके पूछो कि भाई हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है? और अगर आंसर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, अगर आप अपने आप को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो तो हम तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन सीधे आंसर पे जंप नहीं करना। तुम केवल तुक्के लगाना सीखते हो उससे। चलिए, कोई व्यक्ति है जो समझ ही नहीं पा रहा क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वास्तविकता में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नहीं आया समझ में? चलिए, नहीं आया, चलो तो पढ़िए। एक मान लो सीजीआई को रेंडर करेगा, तो हमने पूछा हुआ है कि भाई कौन किसकी तुलना में किस पर, एनिमेटर और सीजीआई पर बेहतर काम करेगा, करेगा की तुलना में अधिक प्रभावी तरीके से। अधिक प्रभावी मतलब क्या है? बेहतर तरीके से। तो सीजीआई और एनिमेशन का काम मतलब ग्राफिकल का काम। तो ग्राफिक्स के लिए कौन बेहतर है? कौन बेहतर है? जीपीयू बेहतर है। किसकी तुलना में? सीपीयू की तुलना में। तो अब जरा देखो कि जीपीयू सीपीयू की तुलना में अधिक प्रभावी तरीके से एनिमेशन व सीजीआई को रेंडर करेगा। तो पहले कौन आना चाहिए? जीपीयू और फिर सीपीयू। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, कौन सा है? तो आंसर है बी। कौन सा है? बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले सवाल को ट्रांसलेट तो करो, इसमें कठिन कुछ नहीं है, सिंपल सा ये वाले यही पूछा गया है कि भाई कौन किसकी तुलना में क्या करेगा, एनिमेशन और सीजीआई मतलब ग्राफिकल डेटा पर बेहतर कार्य करेगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्राफिकल डेटा पर बेहतर कार्य करने के लिए कौन है? जीपीयू है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अगला देखें। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मेरे सवाल पढ़ो। हाँ, आ जाओ, मैं क्लास से बाहर ही चला जाऊँ।
चलिए पढ़ लिया सभी ने। कोई व्यक्ति है इसको सवाल समझ में नहीं आया? ठीक है, एक्चुअली ये वो भाषा है जो वर्तमान में एग्जाम में यूज की जा रही है, विशेषकर सीबीएसई में। तो एक्चुअली वही वाली बात है, हमने एक चीज समझाई थी तुम्हें कि तुम समझना ही नहीं चाहते, समझ में तो तब आए, उस गैप गायब कर दोगे तो कहां से चलेगा? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? ज्योति प्लीज। हाँ तो क्या पूछा गया है सवाल में? हाँ सही कह रही हो कि एक ऐसी सिलिकॉन बेस्ड चिप, सिलिकॉन बेस्ड प्रोसेसिंग चिप, देखो क्या बोला गया, समर्पित सिलिकॉन बेस्ड प्रोसेसिंग चिप। तो प्रोसेसिंग चिप मतलब पीयू, ठीक है, ये तो आ गया। तो हम जानते हैं कि पीयू दो जगह पढ़ा आपने, एक सीपीयू में और एक जीपीयू में, ठीक है। और कैसा है? समर्पित है। समर्पित है तो मतलब डेडिकेटेड, एक डेडिकेटेड प्रोसेसिंग चिप है। किसके लिए? गेमर के लिए। किसके लिए? गेमर के लिए। तो गेमर के लिए क्या होना चाहिए, सीपीयू बेहतर या जीपीयू बेहतर? जीपीयू। कौन सा जीपीयू? आप जी वो समर्पित, देन आंसर इज डेडिकेटेड। आंसर क्या है? डेडिकेटेड जीपीयू है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सवाल आते हैं ऐसे जो प्रैक्टिकल अप्रोच को क्या करें, टच करें, तो समझना पड़ेगा। हमने ये लाइन कहीं नहीं लिखाई, लेकिन सवाल तो नहीं से कभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब गेमर हैं, एनिमेटर हैं, ग्राफिक्स हैं, ये तो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा ना कि भाई इसका संबंध किस चीज से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या पड़ जाता है, तुम्हारा हो जाता है कोर टेक्नोलॉजी का काम, हम साथ में जीपीयू का काम खत्म। और अब हम देखेंगे चिपसेट। अगला हम क्या उठाएंगे? चिपसेट उठाएंगे। तो अगला आएगा चिपसेट। तो फिर वही कहानी, सवाल यही है कि हमें लगता है कि सारा का सारा काम सीपीयू अकेले संभाल रहा है, लेकिन अकेला सीपीयू सारे काम नहीं संभाल सकता, तो हमें उसके सहायक लगाने पड़ेंगे, उसके साथ में फील्डिंग सेट करनी पड़ती है। क्लियर है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? तो बस वही चीज है कि यहाँ पर आप आएगा चिपसेट। कभी भी चिपसेट की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, तो आज भी नहीं पूछेंगे। कभी भी क्या नहीं पूछी गई? चिपसेट की डेफिनेशन नहीं पूछी गई। और कभी आ जाए तो याद करना कि भाई माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू के साथ लगी हुई चिपों का सेट क्या कहलाता है? चिपसेट कहलाता है। दैट्स इट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बाकी के सवाल काफी पूछे जाते हैं। हम एक चित्र बनाएंगे, बस वही बनाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा सीपीयू जो है ये क्या है? हमारे कंप्यूटर का महाराजा है, सारे काम यही करता है, इसी का नाम चलता है। लेकिन ये कभी भी अकेले काम नहीं करता, तो ये जुड़ा होता है दूसरी चिप से, एंड दिस चिप इज नोन एज नॉट ब्रिज। क्या कहलाती है? नॉट ब्रिज कहलाती है। ये नॉट ब्रिज एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं साउथ ब्रिज। क्या बोलेंगे? साउथ ब्रिज। याद रहेगा, ये नॉट ब्रिज फिर दो क्यों जुड़ा होगा? इससे ये जुड़ा होगा रैम से, और किससे जुड़ा होगा? ना ना ना, रोम से नहीं जुड़ता, उल्टा पीसीआई से। साउथ भी जुड़ेगा रोम से या फाइबर से, यूएसबी से, साटा पाटा से, साटा पाटा से, और PS2 से, CD से। ठीक है, साटा पाटा लिख दिया तो वही हार्ड डिस्क हो गई। समझ में आया कि नहीं है? इवन जब ये कर देते हो तो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज को जोड़ने वाला जो यहाँ जो दिखाई दे ये है MSB। इट इज सिस्टम बस। दिस इज मेमोरी बस। नॉर्थ ब्रिज को बोलते हैं मेमोरी कंट्रोलर हब, इसे बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोलर
एक चित्र बनता है और ये चित्र तुम्हें याद रखना है। कुछ याद रखो ना रखो, लेकिन ये चित्र जरूर याद रखो। ठीक है, एक बार आप बना लो, फिर हम उसके सवालों में बात करेंगे, बस कोई थ्योरी पे बात नहीं करेंगे। इतना समझ में आया आपको? जल्दी करो। यहाँ तक भी कहानी पूरी हुई। जल्दी इस चीज को क्या? चलिए अब बनाते रहो उस चीज को, क्वेश्चन से बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो वास्तविकता में क्या है, ये चित्र क्वेश्चंस के थ्रू पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो उससे बात करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आएगा, देखो जरा एफएसबी का पूर्ण रूप है। एफएसबी का पूर्ण रूप है। अब ये तो याद है, तो लिखने में हो जाएगा। ऑप्शंस का क्या करोगे तुम? ये तुम्हें याद रहना चाहिए, एक सेकंड में काम हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो एफएसबी का पूरा नाम क्या है, कोई बताएगा? फ्रंट साइड बस। एफएसबी का पूर्ण रूप पूछा तो आपको याद रहना चाहिए, फ्रंट साइड, या तो ये पूछ जाएगा, या फिर आपसे ये पूछ लिया दूसरा सवाल, गैस के माध्यम से गैस के माध्यम से पीसीआई व रैम जैसे हाई स्पीड कंपोनेंट सीपीयू तक पहुंच प्राप्त करते हैं। चलिए, एक ये बन गया। क्या बोला हमने? डैश के माध्यम से पीसीआई व रैम जैसे हाई स्पीड कंपोनेंट सीपीयू तक पहुंच प्राप्त करते हैं। तो इस सवाल को अपने दिमाग में थोड़ा सा घुमाओ और देखो कि क्या पूछा गया है। इसको सिंप्लीफाई करो। इस सवाल को हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में तुम्हारे सामने रखा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। क्या पूछ रहा है? ऑप्शन और आंसर तो हम तुम्हें दे ही देंगे। तुम्हारे लिए जरूरी है कि सर पूछा क्या गया है, जरा खुद से सोचो क्या है। पीसीआई और रैम सीपीयू तक कैसे कनेक्ट होते हैं? कैसे कनेक्ट होते हैं? पीसीआई और रैम सीपीयू तक कैसे कनेक्ट हैं?
यहाँ आंसर क्या है? नॉट फेलियर। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी आया ऐसे ही सवाल आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्या पूछ सकते हैं जरा देखो, ठीक है? आपसे और ये पूछेंगे, नॉट वीडियो गैस इंटरफेस का प्रयोग करता है जिससे सीपीयू एक्सेस कर सके। ठीक है, अब हम क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे? पूछो, रूटिंग क्या पूछा हुआ है? अगर सामने चित्र होने के बावजूद अगर आप गलतियां करोगे तो कई समस्या है। तो हाँ रुचि जी बताइए, सवाल में क्या बोला गया है? नॉट ब्रेक और सीपीयू के बीच में कौन है? इंटरफेस मध्य कौन है? देखो, नॉट ब्रेक और सीपीयू के बीच में कौन है? क्या है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? साफ दिखाई दे रहा है? क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं, बस उस आंख से उस नजरिए से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम्हें आएंगे नहीं। पॉइंट ये है कि हम वो ऑब्जर्वेशन स्किल ही नहीं रखते इससे सवालों को कर पाए। समझ में आ रही कि नहीं? सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। और देखिए क्या पूछेंगे, गैस के माध्यम से जुड़े। क्या आंसर है? आंसर है नॉट ब्रेक। ठीक है, देखो सीपीयू और साउथ किसके माध्यम से जुड़े? नॉट ब्रेक के माध्यम से। तो अगर हम आपसे पूछें एक और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके पूछें, जरा देखो, हम तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ना सिखा रहे हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में आए जरूरी नहीं है, हम तो बस ये बता रहे हैं कि कोई भी एक कंसेप्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तुम्हें क्या सोचना है। तुम इसको याद करने के बाद भी जब तक इसको प्रोसेस नहीं करोगे तो यूज नहीं कर पाओगे। ये लगभग वही बात है कि तुम्हारे पास गेहूं है लेकिन तो तुम सही प्रोसेस पकाओगे नहीं, खाने योग्य नहीं बनेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? इंफॉर्मेशन होना अलग बात होती है, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना अलग बात होती है। कई बार तुम इस बात को नोटिस करना कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी उनकी बात बहुत अच्छी आती है। ठीक है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बुरी है, समस्या ये है कि उनके साथ में दिक्कत है कि उन्हें प्रोसेसिंग करना नहीं आती। समझ में आ रही क्लियर है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करते हो। क्लियर है? और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम में से इवन सीबीसीटी के एग्जाम के अगर हम बेस बना के चलें तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग उतनी मेहनत करते हैं इतनी आवश्यक नहीं होती। सीबीसीटी एग्जाम में उतनी मेहनत की आवश्यकता ही नहीं होती जितनी लोग करके जाते हैं, मेरा जो मानना है। बस दिक्कत इस चीज की कि तुम मेहनत बेवजह चीजों में कर रहे हो। बी स्मार्ट, सवाल को समझना सीखो। सवाल को समझ लोगे आंसर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और यकीन नहीं है तो इस चीज को करके देखना। कोई भी पेपर उठाना बस अपने दिमाग में क्या करना है कि सवाल पढ़ो और सवाल खुद से पूछो, लेकिन जिस भाषा में पूछा गया वो भाषा नहीं होती है। जिस भाषा में तुम्हारे पेपर में लिखा हुआ है लैंग्वेज में, उस भाषा के अतिरिक्त खुद से पूछो दूसरी भाषा में, सिंपलीफाई करके उसका आंसर बनेगा। हाँ, ये जरूर बात है शुरुआत में समय लगेगा लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा प्रैक्टिस में आती चली जाएगी, ये चीज आती जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेसिकली तुमने जब मैथ पढ़ा होगा, कितने लोग मैथ बैकग्राउंड के थे? मैथ बैकग्राउंड तो जब अपन मैथ के क्वेश्चंस पढ़ते थे लैंग्वेज वाले तो अपन क्या करते थे? टीचर से सिखाया था सवाल को पढ़ना, कि सवाल पढ़ना सीखो। मैथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सवाल करना नहीं आना चाहिए, सवाल पढ़ना आना चाहिए। और
वही चीज कंप्यूटर के साथ है, वही चीज की जीएस के साथ भी है। सवाल करना, सवाल याद करना ज्यादा जरूरी है, सवाल पढ़ना आना, और वही दिक्कत है। ठीक है, चलिए देखिए कंप्यूटर इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो देखो देखो गैस चिपसेट का हिस्सा है जो यूएसबी व रोम जैसी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है या कनेक्ट करेगा। कौन कौन सा है? साउथ ब्रिज, साफ बोला गया कि यूएसबी और रोम किससे कनेक्ट हैं। बस भाषा कितनी भी घटित करते हैं, सवाल सिंपल क्या है, रोम और यूएसबी किससे कनेक्ट होती हैं? साउथ ब्रिज से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, याद रखना कुछ यूएसबी रोम व हार्ड डिस्क के लिए जनरेट रिक्वेस्ट सीपीयू तक आगे गैस के माध्यम से फॉरवर्ड की जाती है। और अब ये तुम सवाल पढ़ो, तुम्हें लगे आपने तो पढ़ाई नहीं है, रिक्वेस्ट क्या आ गई, फॉरवर्ड कहां से आ गया, हमें तो पढ़ा ही नहीं गया, नोट्स में तो कुछ आया नहीं है। पेपर में ऐसे ख्याल आते होंगे, आते हैं ना, आने भी चाहिए, एक मामूल मानो स्वभाव है, तुम बदल जाओगे। पेपर में बैठ के सबसे पहले जो ख्याल आता है वो ये आता है नहीं है भाई, ये तो नहीं सिखा सकते हम, ये तो पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, जरा सॉल्व करो। यूएसबी रोम व हार्ड डिस्क के लिए जनरेट रिक्वेस्ट सीपीयू तक, सीधी सी बात है भाई, ये सारे के सारे डिवाइस कहां सीपीयू तक रिक्वेस्ट कौन फॉरवर्ड करेगा? आपने सही समझा, कौन है? नॉर्थ ब्रिज। बहुत सारे लोग साउथ ब्रिज लगा देंगे, क्योंकि सीपीयू को फॉरवर्ड कौन कर रहा है? यहां से यहां और यहां से यहां, तो हमने सीपीयू को फॉरवर्ड करने के बारे में बात की है, तो नॉर्थ ब्रिज जनरेट करने के बारे में बात की होगी, तो जनरेट कौन करेगा? साउथ ब्रिज करेगा, लेकिन उनको आगे भेजने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? इसने जनरेट किया और यहां तक भेज दिया, उसको आगे फॉरवर्ड किया नॉर्थ ब्रिज ने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आइए समझ में किस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, आगे चलें। तो ये पूरी कहानी, हाँ कांसेप्ट हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे चलें, ये तुम्हारा क्या पड़ जाता है, चिपसेट पूरा हो जाता है। क्या पूरा हो जाएगा? चिपसेट। अगला तुम्हारा आता है माइक्रो कंट्रोलर। क्या आता है? माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, अगला जो टर्म आएगा वो है माइक्रो कंट्रोलर, और ये नाम आपने सुना होगा, सुना है? माइक्रो कंट्रोलर, ये नाम सुना लग रहा है आपको? माइक्रो प्रोसेसर का रिश्तेदार है। हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं सब के सब कौन है? माइक्रो प्रोसेसर के रिश्तेदार ही हैं, बस कोई पास का कोई। चलिए, तुमने एक खिलौना देखा होगा बच्चों का, कौन सा? एक बंदर आता है, उस बंदर के साथ एक दो ताली बजाओ वो जंप मार जाता है, देखा है? खिलौने आते हैं, बस आती है, बस में ताली बजाओ वो आगे चली जाती है, दो ताली बजाओ तो पीछे चली जाती है, इस तरह के खिलौने आते हैं बच्चों के। तो कभी इस बात को नोटिस करना कि भाई ऐसा क्या है उस खिलौने के अंदर कि एक ताली पे अलग काम हो रहा, दो ताली पे अलग काम हो रहा है। कहीं ना कहीं वो भी तो क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन इनपुट करा रही है, इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर रही है और एग्जीक्यूट कर रही है। और आप कभी इसको खोल के देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें एक छोटी सी चिप दिखाई देगी, और एक ऐसी चिप होती है जिसके अंदर थोड़ी सी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है और थोड़ी सी मेमोरी कैपेसिटी होती है। तो एक ऐसी चिप जिसके अंदर क्या है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं और थोड़ी सी मेमोरी है, उसे ही क्या कहा जाता है? माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक ऐसी चिप जिसके अंदर प्रोसेसिंग और मेमोरी दोनों ही कैपेसिटी हो, लेकिन क्षमता कैसी हो? कम हो। ठीक है, देखो एक ऐसी चिप
जिसमें मेमोरी व प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दोनों हो, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दोनों हो, में कम मात्रा में, कम मात्रा में इनका प्रयोग पियानो, कार, टीवी, माइक्रोवेव ओवन, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस etc में होगा। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जहां पर माइक्रो कंट्रोलर ना लगा हो, ठीक है। जहां सेंसर है वहां माइक्रो कंट्रोलर है, जहां माइक्रो कंट्रोलर है वहां सेंसर है, सिंपल सी बात है। तो इस सेंसर के द्वारा दिए गए इनपुट को ध्यान करके प्रोसेस करने के लिए चिप लगा दी जाती है, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक समझ में क्या? अरे ओवन, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव देखा है, माइक्रोवेव में भी लगी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरी कहानी किसकी है? माइक्रो प्रोसेसर की है। और अब हम बात करेंगे कुछ फेमस, कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर्स की, ठीक है। कुछ कंपनियों के जो नाम है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे इसमें आपका क्वालकॉम है, इंटेल है, मीडियाटेक है, ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे हम कब? नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है?